हेलो गाइस, आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली और बड़ी अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि सिटिंग आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सर का टेन्योर 30 जून को खत्म होने जा रहा है और अगले आर्मी चीफ की घोषणा भारत सरकार ने कर दी है। हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, जो कि इस समय इंडियन आर्मी के वाइस चीफ हैं। अब जब 30 जून को उपेंद्र द्विवेदी सर नए आर्मी चीफ का पदभार संभालेंगे तो इसका मतलब है कि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ की पोस्ट खाली हो जाएगी। इसलिए पिछले कल भारत सरकार ने नए वाइस चीफ की भी घोषणा कर दी है। इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी सर, जो कि इस समय सेंट्रल कमांड को लीड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइस चीफ को प्रमोट करके इंडियन आर्मी का नया चीफ बनाया जाता है, जैसा कि उपेंद्र द्विवेदी सर के केस में हुआ। ऐसे में 2 साल के बाद जब उपेंद्र द्विवेदी सर रिटायर होंगे तो इस बात की काफी पॉसिबिलिटी है कि सरकार लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी सर को ही वाइस चीफ से प्रमोट कर उस समय नया आर्मी चीफ बना ले। इसके साथ ही रिसर्च करते वक्त मुझे ये भी पता चला कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ के साथ साथ वाइस चीफ की सिलेक्शन भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा की जाती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और देश का होम मिनिस्टर होता है, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह है। यानी कि इन दोनों ने मिलकर देश के नए आर्मी चीफ और वाइस चीफ की अपॉइंटमेंट की है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है स्विस बैंक में इंडियंस के जमा फंड्स को लेकर। जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत के कई सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अपना काला धन यानी कि ब्लैक मनी स्विस बैंक में डिपॉजिट करके रखी है। अब स्विस बैंक ने एक लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बैंक में भारत के लोगों की टोटल जमा राशि कितनी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में स्विस बैंक में जितना भी भारत के लोगों का कैश जमा है उसमें 70% की ह्यूज गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 70% पैसा कम हो गया है। इंडियंस ने अपने स्विस बैंक के अकाउंट को खाली करना स्टार्ट कर दिया है। अभी 70% की गिरावट के बाद आज की डेट में स्विस बैंक में भारत के लोगों का केवल 9,771 करोड़ रुपीस जमा है। साल 2006 के डेटा के मुताबिक स्विस बैंक में उस समय इंडियंस के 6.5 बिलियन स्विस फ्रैंक जमा थे, जो कि $7.3 बिलियन बनते। लेकिन आज की डेट में इंडियंस का केवल $1.1 बिलियन ही स्विस बैंक में बचा है और इसमें भी मेजर पार्ट्स बैंक के एसेट्स हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि भारत के लोग स्विस बैंक में से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। इसके पीछे का कारण है मोदी सरकार। दरअसल 2014 में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी विदेशों से काला धन भारत में वापस लाने का कड़ा प्रयास कर रहे हैं और ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भारत के किन लोगों ने स्विस बैंक में अपना काला धन वहां पर डिपॉजिट किया हुआ है। इसी के चलते मोदी सरकार ने स्विस बैंक और स्विट्जरलैंड की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, जिसके बाद अब स्विस बैंक हर साल भारत सरकार के साथ एक लिस्ट साझा करता है जिसमें वो भारत को बताते हैं कि कौन कौन से भारत के लोगों का स्विस बैंक में अकाउंट है और उसमें कितने पैसे जमा है। स्विस बैंक ने अभी तक इन सारे अकाउंट्स की 5 लिस्ट भारत की सरकार के साथ साझा कर दी है और इन लिस्ट के अंदर उन सारे भारतीयों के अकाउंट्स की डिटेल है जिनका पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट है। 5वीं लिस्ट पिछले साल सितंबर महीने में मोदी सरकार को मिली थी और अगली 6ठी लिस्ट इस साल 2024 के सितंबर महीने में भारत सरकार को दी जाएगी। हालांकि मोदी सरकार इन सारे भारत के लोगों के नाम को पब्लिक नहीं कर सकती है और इसके पीछे का कारण है भारत और स्विट्जरलैंड की सरकार के बीच का एक टैक्स एग्रीमेंट। इसी एग्रीमेंट के चलते स्विस बैंक भारत को इंडियन अकाउंट होल्डर्स की डिटेल देता है, बस शर्त ये होती है कि भारत सरकार उनको पब्लिक ना करे। अब क्योंकि स्विस बैंक में इंडियंस का डिपॉजिट $7 बिलियन से गिरकर $1 बिलियन तक जा पहुंचा है, इसका मतलब है कि जो भारतीय इलीगल तरीके से अपनी ब्लैक मनी स्विस बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे थे उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर हो रही है, वरना स्विस बैंक में इंडियंस के अकाउंट में डिपॉजिट 85% तक कम कभी नहीं होता। आज की थर्ड अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। अभी कुछ ही दिन पहले जो चुनावों के नतीजे आए थे उसमें जम्मू कश्मीर में बारामूला लोकसभा सीट के ऊपर इंजीनियर शेख रशीद ने एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बड़े मार्जिन से हराकर वहां पर जीत हासिल की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेख रशीद ने साल 2015 में बीफ पार्टी की थी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर ही बीजेपी के MLA ने शेख रशीद की पिटाई की थी। अब ये इंजीनियर शेख रशीद इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। उसको 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में अरेस्ट किया गया था। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोकसभा चुनावों में जो कैंडिडेट्स जीते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर के ऊपर उनकी शपथ ग्रहण होगी 24, 25 और 26 जून को। इसी चीज का बहाना मारते हुए इंजीनियर शेख रशीद ने दिल्ली कोर्ट में अपील दाखिल की है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर के ऊपर शपथ लेने के लिए बेल मांगी है, यानी कि पैरोल मांगी है। शेख रशीद के केस के ऊपर 22 जून यानी कल सुनवाई होगी। अमृतपाल सिंह को तो कोर्ट ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए परमिशन नहीं दी, उल्टा उसके डिटेंशन को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। अब देखना ही होगा कि क्या कल कोर्ट शेख रशीद के ऊपर क्या फैसला करती है, क्या उसको रिलीज करती है या फिर नहीं। हम इसके ऊपर भी नजर बनाए हैं, जैसी अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है तजिकिस्तान से, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है।
न्यूज आ रही है कि तजिकिस्तान की पार्लियामेंट में सरकार ने देश में हिजाब को बैन करने का एक बिल पास कर दिया है, जिसके बाद अब तजिकिस्तान में पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और यहाँ तक कि ऑफिसेज के अंदर भी हिजाब पहनने की परमिशन नहीं है। दरअसल तजिकिस्तान में आज से 20 से 25 साल पहले तक ये हिजाब कल्चर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से तजिकिस्तान के अंदर भी कट्टरपंथी ताकतें लगातार मजबूत हो रही थी और ये हिजाब कल्चर मिडिल ईस्ट और आसपास के बाकी मुस्लिम देशों से तजिकिस्तान में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। इसलिए तजिकिस्तान की सरकार ने अपने देश के अंदर कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर लगाम लगाने के लिए हिजाब को बैन कर दिया है। इसके साथ ही छोटे बच्चों के ईद सेलिब्रेट करने के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तजिकिस्तान के अंदर 96% पॉपुलेशन मुस्लिम है। आज की 5th अपडेट आ रही है सऊदी अरब से। न्यूज आ रही है कि कड़ी गर्मी और गर्मी से बचने के लिए खराब इंतजाम के चलते हज करने के लिए गए अभी तक 900 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से 90 भारत से हैं। पिछले साल केवल 200 लोगों की जान गई थी। भारत की सरकार भी सऊदी अरब से कॉन्टैक्ट करके सभी भारतीय लोगों के पार्थिव शरीर भारत वापस लाने के प्रयास में लग गई है। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को लेकर। न्यूज आ रही है कि पिछले साल 2023 में भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के ऊपर $2.7 बिलियन खर्च किए थे, यानी 22,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब ये न्यूक्लियर वेपन्स रखना भी एक कॉस्टली काम है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि भारत ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में पाकिस्तान को क्रॉस कर दिया है और अब भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170। सबसे ज्यादा रशिया के पास 12,121 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। उसके बाद अमेरिका के पास 9,585, वहीं चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को कम से कम कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। जिस तरह से ब्रिटेन का BBC न्यूज चैनल भारत और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैलाता है, सेम उसी तरह से अब ऑस्ट्रेलिया का ABC न्यूज चैनल भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में लग गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने सोर्सेज के हवाले से दावा किया है कि साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के 4 इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेल कर दिया था, यानी उनके वीजा कैंसिल करके उनको भारत वापस भेज दिया था। ये चारों भारत के स्पाई यानी कि भारत के एजेंट्स थे, जो डिप्लोमेट्स के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेजे गए थे और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और क्लासिफाइड डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पर कई सारे पॉलिटिशियंस, दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स और ऑस्ट्रेलियन पुलिस सर्विस में भी अपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार को इसका पता चला कि ये चारों ऑस्ट्रेलिया में जासूसी कर रहे हैं, तो इनको एक्सपेल करके भारत वापस भेज दिया गया। ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज चैनल का। आज की 8th अपडेट आ रही है इजराइल हमास युद्ध को लेकर। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी के ऊपर राफा सिटी का ये एक तरह से सैटेलाइट इमेजरी है एंड इसमें राफा सिटी का बिफोर और आफ्टर सीन दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि 7 अक्टूबर से पहले जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया था, उस समय राफा सिटी कैसी थी और आज की डेट में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद राफा सिटी का क्या हाल हो गया है। अब क्योंकि हमास के कई सारे आतंकी सिटी में सिविलियंस के बीच रहकर वहां पर घरों से इजराइल की सेना के ऊपर हमले करते हैं, इसलिए इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी राफा सिटी के ऊपर कई सारी स्ट्राइक्स की हैं, जिसके बाद अब राफा सिटी का बुरा हाल हो गया है। आप सोचिए कि अगर हमास 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला ही नहीं करता एंड उसके बाद भी अगर इजराइल के सारे बंदियों को रिलीज कर देता, तो ये सारी तबाही बिल्कुल नहीं होती। वैसे आप इजराइल और फलस्तीन वॉर में किसको सपोर्ट करते हैं, इजराइल या फलस्तीन? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत की यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनीज को लेकर। जब भी भारत में कोई नई कंपनी $1 बिलियन या फिर 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ अचीव कर लेती है, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में ये क्राइटेरिया है। अब न्यूज आ रही है कि आज की डेट में भारत में जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनमें से 67% कंपनीज के फाउंडर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, यानी उन कंपनीज को स्टार्ट करने वाले 67% फाउंडर्स ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वो कंपनी स्टार्ट की थी और $1 बिलियन की नेटवर्थ अचीव कर ली। अब आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, यानी आपने कौन सी डिग्री की है? नीचे कमेंट करके बताएं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत में महिलाओं के रोजगार को लेकर, यानी विमेंस की जॉब को लेकर। भारत सरकार की डायरेक्शंस के ऊपर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एविएशन कंपनीज को एक सर्कुलर जारी करके आदेश दिए हैं कि साल 2025 तक उनकी वर्कफोर्स में 25% महिलाएं होनी चाहिए, यानी विमेन एम्प्लॉइज होनी चाहिए। एविएशन इंडस्ट्री में पायलट्स, को पायलट्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स, एयरपोर्ट ऑपरेशन स्टाफ, फ्लाइट कंट्रोल से संबंधित स्टाफ, एयरलाइन सेल्स एंड मैनेजमेंट स्टाफ, एयरपोर्ट मैनेजमेंट स्टाफ और कई सारी कैटेगरीज की जॉब होती हैं। भारत सरकार चाहती है कि जेंडर इक्वालिटी के चलते 25% यानी हर 100 में से 25 कर्मचारी महिलाएं हों। इसके लिए भारत सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री को साल 2025 तक का समय दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे